हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के ये बैच सेकंड है। इससे पहले वाले बैच में 40 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें भी आपको मिनिमम 40 टेस्ट करवाएंगे। अभी यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो टेस्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। 8 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स, करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसने की है? एक तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इससे पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था वो किसने जीता था? तो इससे पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो महाराष्ट्र ने जीता था और इस बार भी महाराष्ट्र ने अपना खिताब बरकरार रखा है। ये तमिलनाडु में हुआ था और इसकी जो मेजबानी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कई एग्जाम्स में इसको इस तरीके से भी पूछा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 ये चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, ये 4 शहर हैं तमिलनाडु के। यहाँ ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हुई है तमिलनाडु में। आपने देखा होगा जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उनके जो बेटे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को इसका इनविटेशन देने आए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसमें इनॉग्रेशन जो हुआ था उसमें सब प्रेजेंट थे। उसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजय हुआ है? ये काफी चर्चा में रहा है। स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 28 अगस्त नहीं, ये इससे पहले 28 अगस्त 2023 का था जब हुआ था। और ये अभी जो इन्होंने जीत हासिल की है ये जेनिक सिनर ने की है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये पहले इटालियन है। ये पहले इटालियन है जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीता है 1976 के बाद। 1976 में एड्रियानो पनाटा ने जीता था, कोई फर्स्ट इटालियन थे वो। उसके बाद में 1976 के बाद में जेनिक सिनर, ये पहले इटालियन है जिन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप जीता है पुरुष एकल में। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है हमसे कि 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप है ये किस जोड़ी ने जीता है? अभी हम पढ़ रहे हैं एकल का, पुरुष सिंगल का, लेकिन जो डबल की बात है, जोड़ी की, पेयर की, वो किसने जीती है? तो वो उसमें है रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन। रोहन और मैट एब्डेन, इसकी जोड़ी ने ये अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन में से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? देखिए ये पूछा जाएगा, बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा एग्जाम में। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री अभी इस वर्ष का जो 3rd क्वार्टर है उसी में ये गगनयान मिशन से पहले उड़ान भरेगी। ये पहले उड़ान भरेगी जो रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। उसके बाद जो मिशन गगनयान है वो लॉन्च किया जाएगा। ये जो रोबोट अंतरिक्ष यात्री है उसका नाम है व्योम मित्र और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसरो का है ये। पालकी, कू, बांगड़ी, वनपुत्र जैसे शब्द किस जनजाति से संबंधित है? पालकी, कू, बागड़ी, वनपुत्र ये सभी भील ट्राइब से, भील जनजाति से संबंधित है। भील ट्राइब। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक जरूर किया कीजिए। आपकी कोई भी राय है कमेंट जरूर किया कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पहले 7 रिवीजन करवाए थे, वो रिवीजन के वीडियोज चैनल पे अवेलेबल है और वहां से भी कम आपके 10 to 15 क्वेश्चन 100% उन टॉपिक से पूछे जाएंगे। अभी फिर से रिवीजन करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 7 टॉपिक फिर से करवाए जाएंगे। तो आप चैनल पे अवेलेबल है, अगर चैनल पे नहीं मिलते हैं तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च कीजिए MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिवीजन और उसके आगे माई UPSC लिख दीजिएगा, तो वो सारे साथ के साथ आपके सामने आ जाएंगे। उनको पढ़ लीजिएगा, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन वहां से 100% आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो टॉपिक बच गए हैं, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था इसलिए वो बीच में छोड़ना पड़ा, उसके बाद जो टॉपिक बच गए वो हम अब करेंगे। यशोधवर्मन विष्णुवर्मन शिलालेख, उदयगिरी शिला, देखिए ये लिस्ट फर्स्ट है, इसको लिस्ट सेकंड से मैच करना है। उदयगिरी शिलालेख, तुमेन अभिलेख, एरन अभिलेख, ये इंस्क्रिप्शन है शिलालेख। ये किस सिटी में है, कहाँ स्थित है, ये किससे संबंधित है, इस तरीके से इनको मैच करना है। यशोधर्मन विष्णुधर्मन का जो शिलालेख है वो है मंदसौर में, मंदसौर मध्य प्रदेश में, जो प्राकृत पाली मिश्रित संस्कृत भाषा में है, प्राकृत और संस्कृत। और ये कौन सी लिपि में है, इंस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है ये गुप्त लिपि में है। फोर्थ है इसका उदयगिरी जो इंस्क्रिप्शन है, उदयगिरी शिलालेख, ये उदयगिरी गुफाएं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में शोधकर्ताओं के अकॉर्डिंग। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं इनका निर्माण भी जो गुप्त नरेश थे उन्होंने ही करवाया था। ये अराउंड 250 to 410 ईस्वी पूर्व के बीच करवाया था। कभी कभी चंद्रगुप्त गुफा में शिलालेख के नाम से भी पूछ लिया जाता है इसको, चंद्रगुप्त गुफा शिलालेख या फिर उदयगिरी गुफा शिलालेख या उदयगिरी शिलालेख, चंद्रगुप्त शिलालेख, ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। उदयगिरी की गुफाएं ये बेशनगर में है, और बेशनगर कहाँ पे है, विदिशा में। चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य 2 थे उनकी जानकारी भी यहां से मिलती है। तोमेन इंस्क्रिप्शन है, ये कुमार गुप्त का है। तोमेन इंस्क्रिप्शन किसका है, कुमार गुप्त का है। ये शिलालेख गुप्त राजा थे कुमार गुप्त फर्स्ट, उनके समय में एक मंदिर के निर्माण का जो दस्तावेजीकरण करने वाला ये एक इंस्क्रिप्शन एक तरीके से रिकॉर्ड है ये, और ये गुप्त युग में ही बनाया था। ये इसकी बात करें तो 116 अराउंड 436 ईस्वी के अराउंड बनवाया था ये। कुमार गुप्त का तुमेन अभिलेख शिलालेख है, ये कहां पे है, ग्वालियर में है। इसको तुम्बवन या तुम्बवना किसी भी नाम से पूछा जा सकता है आपसे। अशोकनगर जिले का एक गांव है, एक्चुअली तुमेन की बात करें तो ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। और इसका जो शिलालेख है ये पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर में है। गूगल करेंगे, गूगल पे चेक करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अगर गूगल पे इसको क्रॉस चेक करते हैं तो आप पूरा डिटेल में जाके इसका रिसर्च कीजिएगा, अदरवाइज आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर कई देखने को मिलेंगे और फिर आप कमेंट में आके कहेंगे कि ये गलत है। एरन इंस्क्रिप्शन कहाँ है, एरन ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। ये भी एक हिस्टोरिकल विलेज है और ये कहाँ पे है, एरन इंस्क्रिप्शन जो बीना रिवर है मध्य प्रदेश में उसके बैंक पे, उसके किनारे पे बसा हुआ है। भानुगुप्त से संबंधित है यह अभिलेख है, जो जिसमें एक सेनापति का पढ़ा होगा आपने, सेनापति की मृत्यु हो जाती है, उनका नाम था गोपराज, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी है यहाँ पे सती होती है, और उसका उल्लेख इस एरन इंस्क्रिप्शन में, एरन अभिलेख में मिलता है, और ये विदिशा में है, सागर जिले में। यहां से एक और इंस्क्रिप्शन मिलता है जो बेतवा रिवर के किनारे है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चारों में से डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे एक स्टेटमेंट में भी। हाल ही में ब्रू कम्युनिटी, ब्रू समुदाय ने पहली बार किस राज्य के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में भाग लिया है? पहली बार इस कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया है लोकसभा चुनाव में। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है ये ब्रू जो समुदाय है? देखिए ये ईस्ट इंडिया, अपना जो नॉर्थ ईस्ट है उधर है, या ईस्टर्न जो पार्ट है उसमें है।
स्पेशली बात किया जाए तो मेनली त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम। त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम ये काफी कमजोर रूप से जनजातीय समूह का इनको दर्जा प्राप्त है। और ये मूल रूप से कहा जाता है कि जो इंडो मंगोलॉइड थे या जो ऑस्ट्रो एशियाई जो एक लैंग्वेज ग्रुप है उससे संबंधित है। इनका सोशल और काफी एक इम्पोर्टेंस है कहा जाए तो इस बार इनको इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में खबरों में रहा रोज टीटीए फोल्ड, ये क्या है? देखिए, ये रोज टीटीए फोल्ड क्या है, इसको डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन यूएसए। इसका जो रिसर्च किया है और डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन यूएस ने डेवलप किया है। ये एक आर्टिफिशियल बेस्ड प्रेडिक्शन टूल है। प्रेडिक्शन टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रेडिक्शन टूल है। अब ये क्या प्रोवाइड करवाता है? जो कंप्यूटेशनल ड्रग डेवलपमेंट है लास्ट 4 साल का, ये प्रोवाइड करवा देता है क्योंकि प्रेडिक्शन पे बेस्ड होता है, इसका एक्यूरेट निकलता है। ये जो टारगेट है उसको खोजना, ड्रग इंटरेक्शन समझ में बदलना उसको, फिर उसको डेवलप करना, उसकी भविष्यवाणी करना, इस तरीके का। इसको कई बार दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। 3 ट्रैक न्यूरल नेटवर्क, 3 ट्रैक न्यूरल नेटवर्क है। और ये प्रोटीन एमिनो एसिड इंटरप्ले और संभावित जो 3D कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी एकीकृत करता है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए रोज टीटीए फोल्ड या 3 ट्रैक न्यूट्रल नेटवर्क, दोनों यही है, एक ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है, प्रेडिक्शन टूल है। डी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे सिलेबस में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईसीटी सब सिलेबस में। उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ये उन्मेषा और उत्कर्ष का जो उद्घाटन किया गया है ये मध्य प्रदेश में किया है। इसका उद्घाटन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और कहां पे किया है? भोपाल में, भोपाल में किया गया था। ये एक्चुअली जो ट्राइबल से रिलेटेड फेस्टिवल हैं, लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला जो कहते हैं वो है। और ये संगीत नाटक जो अकादमी है उसके मदद से, उसके सहयोग से ये किए जाते हैं इस तरीके के कार्यक्रम। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया था भोपाल में। इसरो किस देश के साथ 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पर सहमत हुआ है? इसरो अभी हाल ही में किस देश के साथ मिलके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक जॉइंट मिशन शुरू करने पे सहमत हुआ है? तो ये है इजराइल, इजराइल के साथ। आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इसरो इजराइल के साथ मिलके और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पे सहमत हुआ है। उस मिशन का नाम क्या है या उस समझौते का नाम क्या है? तो वो समझौता है आर्टेमिस, आर्टेमिस समझौता। ये ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य है 2025 तक देश को चंद्रमा पर वापस लाना है। अमेरिका के नेतृत्व में किया गया था एक प्रयास, अब इन्होंने शुरू किया है, नासा और इसरो ने। और इसमें इजराइल भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है आर्टेमिस समझौते में। हाल ही में समाचारों में देखी गई जूस जंकिंग क्या है? हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा अलग लगे, लेकिन ये सब आपके सिलेबस से ही है, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है। जूस जंकिंग क्या है? जूस जंकिंग ये एक साइबर अटैक है जो चर्चा में रहा है। और ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसको लेके अवेयर किया है आरबीआई ने। ये क्या करता है कि जो मोबाइल चार्जिंग की जगह है,
जो पब्लिक प्लेस पे मोबाइल चार्ज करते हैं या जो चार्जिंग स्टेशन है उनको हैक कर रहा है। जो यूएसबी चार्जिंग स्टेशन है सार्वजनिक रूप से, जैसे कोई पोर्ट है, बंदरगाह है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहां पे जो चार्जिंग स्टेशन है उनमें मेलवेयर इंजेक्ट करता है और फिर उसके बाद ये उसको हैक कर लेते हैं। इसके अलावा ये घटनाएं हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट्स, होटल, शॉपिंग सेंटर, ये जहां पे भी चार्जिंग डिवाइस लगी हुई है यूएसबी चार्जिंग, उनको मेलवेयर से इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद ये डिवाइस को लॉकआउट कर देते हैं और फिर इनकी पहुंच हो जाती है उस डिवाइस में, अंदर ये डेटा, पासवर्ड सब उसको चुरा लेते हैं। तो इसके लिए आरबीआई ने अवेयर किया है जूस जंकिंग को लेके, इसका नाम दिया है जूस जंकिंग। जब तक आप किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, जब तक आपका सब कुछ सेफ है। तो जो भी चीज चेक करते हैं आप, कोई भी अगर आपको अननोन आदमी कोई लिंक भेजता है तो उस पर क्लिक नहीं करना है। वैगा महिलाओं द्वारा फंदरी नामक आभूषण कहां धारण किया जाता है? वैगा ट्राइब्स का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गोंड, भील, वैगा, इनके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये फंदरी नामक जो ऑर्नामेंट आभूषण है ये सिर पे पहना जाता है, ये महिलाएं सिर पे धारण करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? अभी इसी साल जो 78वां अधिवेशन सेशन हुआ है इसका, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, इसके 78वें सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस। और ये चर्चा में और भी इसीलिए है क्योंकि ये जो सत्र हुआ है इसके लिए इससे पहले ये 5 दिन की भारत यात्रा पे थे। ये 22 जनवरी 2024 को हुआ है ये सत्र, अगर आपसे डेट पूछ ली जाती है तो। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। जो ऑलरेडी 40 टेस्ट हो चुके हैं वो मिल जाते हैं, इसके अलावा नए जो 40 टेस्ट और नया जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। एग्जाम तक आप जनरल स्टडीज के पेपर को, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है अगर आप ट्रोली सिर्फ टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं तो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसको अच्छे से इसमें करवाया गया है, ना सिर्फ करवाया, रिवीजन भी करवा रहे हैं। श्री प्रेमचंद्र उस्ताद का संबंध किस स्वतंत्रता आंदोलन से है? प्रेमचंद उस्ताद का जो संबंध है वो कौन से स्वतंत्रता आंदोलन से है? प्रेमचंद एक भारतीय लेखक थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था 1920 में। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो मुंशी प्रेमचंद ने इस आंदोलन में शामिल होकर सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें मुंशी प्रेमचंद ने पार्टिसिपेट किया था। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली जो कर्मवीर पत्रिका है ये एक हिंदी पत्रिका थी और इस पत्रिका के जो पितृपुरुष माने जाते हैं, मतलब इसको जो प्रेरणा मिली या शुरुआत जहां से हुई वो थे माधवराव सप्रे। कौन थे? माधवराव सप्रे थे। लेकिन जब माधवराव सप्रे थे उस टाइम पे इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था वो हुआ था जबलपुर से। तो उस टाइम पे ये उतना नहीं प्रकाशित हुई थी, सिर्फ इसका एक प्रकाशन हुआ था। इसके बाद जो इसके पहले संपादक बने वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो माखनलाल चतुर्वेदी बारे में पूरा पढ़ चुके हम। और अब ये खंडवा से प्रकाशित की थी इन्होंने। पंद्रहवीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो जो 15वीं सेंसस हुई है उसके अकॉर्डिंग देखिए 15वीं जनगणना कौन सी है? 15वीं जनगणना ये 2011 में हुई है।
अब कई जगह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो 15वीं नहीं 7वीं जनगणना हुई है। ये बात सही है, इंडिपेंडेंस इंडिया की 7वीं सेंसस थी और वैसे ये 15वीं जनगणना हुई थी भारत की। 1 अप्रैल 2010 से इसको शुरू किया गया था, जिसमें पहले नागरिक कौन थे जिनको काउंट किया गया, वो थे राष्ट्रपति पहले नागरिक थे। इसके बाद भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वो दूसरे नागरिक के रूप में काउंट किए गए। और ये 2011 की जो जनगणना था उसका क्या नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जो सेंसस हुई उस जनगणना के सेंसस कमिश्नर कौन थे, सी चंद्रमौली इसके कमिश्नर थे। और सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात था वो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर का है 2011 की सेंसस में। बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और देखिए इसमें पूछा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात, लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाता है, ये तो आपसे पूछा गया है किसका, जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 साल के बच्चों का पूछा गया है, लेकिन ओवरऑल का पूछा जाता है तो सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है वो बालाघाट का है और सबसे कम है वो भिंड का है। ये ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, आपको रिवीजन के लिए फिर से बताया है। बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांधवगढ़ का किला है, ये बांधवगढ़ जगह है, बांधवगढ़ में ही स्थित है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान भी है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का भी पूछा जाता है कई बार। ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। गोल की मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? गोल की मठ ये किसका दूसरा नाम था? गोल की मठ है ये जबलपुर के पास तेवर में एक भगवान शिव को समर्पित एक मठ है, और तेवर को त्रिपुरी के नाम से भी जानते हैं। ये त्रिपुरी है, ये कलचुरी राजवंश के टाइम से इस पे शासन किया था। 64 योगिनी मंदिर जो भेड़ाघाट में है जबलपुर में, इसी को गोल की मठ भी कहा जाता है और भारत के जो योगिनी मंदिरों में से एक है। लेकिन असाधारण रूप से इसमें जनरली क्या है कि 64 योगिनी है के बजाय 81 योगिनियों के मंदिर है। फिर भी जो स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, विद्वान हैं, वो इसे 64 योगिनी मंदिर में ही शामिल करते हैं। और इसकी स्थापना एक राजा ने करवाई थी। ये काफी बड़ा मंदिर है, जबलपुर से लगभग 5-7 किलोमीटर जो भेड़ाघाट है वहां नर्मदा नदी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पे स्थित है। आप कभी घूमने जाएंगे भेड़ाघाट जबलपुर तो वहां आपको दिख जाएगा, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार भेड़ाघाट या धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है नर्मदा रिवर पे, वो यही है सब। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका सेक्स रेशियो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था? तो ये 918 था। इसमें सेंसस को थोड़ा ज्यादा कवर किया गया है क्योंकि हर टेस्ट में आप कोशिश कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो टॉपिक है सिलेबस में यूनिट है उनको फोकस दिया जाए ज्यादा, ताकि एक बार में एक क्वेश्चन से काफी चीजें क्लियर हो जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दशकीय वृद्धि दर के लिहाज से अवरोही क्रम बताना है, घटता क्रम मीन्स ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम, इस तरीके से। देखिए ये बात हो रही है किसकी? दशकीय वृद्धि दर, इसको कहते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट। मतलब लास्ट 10 साल के पिछले, तो 2001 से और जो 2011 के बीच की जो ग्रोथ रेट है उसको बताना है। तो अगर हम जनरली पूछा जाए हमसे क्वेश्चन एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ रेट क्या रहा है, तो 2001 से 2011 के बीच में जो डिकेडल ग्रोथ रेट है जिसको दशकीय वृद्धि दर कहते हैं वो 20.30% रहा है, 20.30%। द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, जो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट रही है, तो वो है इंदौर। इंदौर की रही है 32.8%। उसके बाद में झाबुआ की रही है 30.7%। इसके बाद में भोपाल की रही है 28.62%।
इस तरीके से रहा है। और लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से 3 जिले हैं जिनका लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है? अनूपपुर है, बैतूल है और छिंदवाड़ा है। अनूपपुर का 12.3 है, इसके बाद में बैतूल का 12.9 है और छिंदवाड़ा का 13.07 है। ये बॉटम 3 है जिले हैं जिनका लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ है। और जिन जिलों का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है वो इंदौर, झाबुआ, भोपाल है। मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? सेंसस से 1 या 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप यहां से एक बार में ही क्लियर कर लीजिए इन सबको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता की बात हो रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या है, 69.32%। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है, 81.1%। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, 36.1%। महिला साक्षरता दर की बात हो रही है तो महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक पूछा गया है। तो अब देखिए, एक सबसे कम पूछा जा सकता है आपसे या सर्वाधिक पूछा जा सकता है। अगर आपसे सबसे कम पूछा जाता है, सबसे कम महिला साक्षरता दर, तो वो अलीराजपुर। और अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे तो वो है भोपाल। 2011 की जो सेंसस है, महिलाओं की बात कर रहे हैं, विमेन लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। 2011 की विमेन लिटरेसी रेट, महिला साक्षरता दर है 59.20% मध्य प्रदेश का। 2001 में कितना था? 2001 में मध्य प्रदेश का महिला साक्षरता दर था 50.30%। 50 था, अब ये 2011 में 59% हो गया है। एग्जैक्ट डेटा आपके सामने। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर। और उच्चतम महिला साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो भोपाल है, 74.9% महिला साक्षरता दर। दूसरे नंबर पे है जबलपुर है, 74.4%। और तीसरे पे इंदौर है, 74%। सबसे कम महिला साक्षरता दर अलीराजपुर है, 30.3%। झाबुआ है 33.8% और बड़वानी है 42.4%। तो ये टॉप 3 है और ये बॉटम 3 जिले हैं। इसका बी करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट, सबसे ज्यादा पूछा है तो भोपाल, सबसे कम पूछा होता तो अलीराजपुर। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना। मध्य प्रदेश में किस श्रेणी को, वेबसाइट पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, आपको अपने सब्जेक्ट के लिए और जनरल स्टडीज के लिए काफी चीजें मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस श्रेणी को नर्मदा, सोन घाटी तथा दक्कन के पठार के मध्य जल विभाजक माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? अब देखिए, नर्मदा, सोन घाटी और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में जो जल विभाजक माना जाता है, आप मैप में देखेंगे तो ये नर्मदा है, ये ताप्ती वैली है, ये नर्मदा है और यहां से ताप्ती वैली है, ये नैरो वैली है। और फिर इसके बाद में यहां सोन है, सोन रिवर। और इसका जो नीचे यहां देखेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू है और इसके बीच में यहां मिलेगा आपको सतपुड़ा। तो नर्मदा, सोन वैली यहां पे है, ये ताप्ती रिवर वैली है और नीचे डेक्कन प्लेट्यू है और ये बीच में सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा मैकाल रेंज है। सी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है कई बार, नर्मदा, सोन घाटी और अरावली पर्वत के बीच में जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा, सोन वैली और जो अरावली रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज, इसके बीच में त्रिभुजाकार पठार है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो ये आप मैप में देख लीजिए।
इसके कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए करवाया है आपको ये कि बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये है अरावली रेंज। अरावली रेंज गुजरात से शुरू होती है और राष्ट्रपति भवन तक जाती है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात इनको क्रॉस दिल्ली तक जाती है राष्ट्रपति भवन तक। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सोन नर्मदा घाटी, जैसा मैंने कहा आपको नर्मदा वैली इसके, और ये है सोन, यहां से सोन नर्मदा घाटी से और अरावली के बीच में, ये अरावली है, इसके बीच में जो त्रिभुजाकार पठार है वो है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू, इसको मालवा प्लेट्यू दे देते हैं कई बार तो एग्जाम में, और कई बार आपको मालवा प्लेट्यू नहीं दिया होता है एग्जाम में, इसको अलग नाम से दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड या मध्य का उच्च प्रदेश। आपको सेंट्रल हाईलैंड, मालवा प्लेट्यू दोनों ही सही है इसका आंसर। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में जो क्लाइमेट है ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, मानसून टाइप का क्लाइमेट है मध्य प्रदेश में। मानसून जलवायु है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस यहां से होके गुजरती है, इसलिए ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जूडिथ सुमिनवा तुलुका जो हाल ही खबरों में दिखी, ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका जीन मिशेल समा लुकोंडा, इसका पूरा नाम है जूडिथ सुमिनवा तुलुका जीन मिशेल समा लुकोंडे। इसके बाद में ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका, और ये काफी टाइम बाद हुआ है। कॉन्गो की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरे टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिल जाता है, डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है पीडीएफ में, और नोट्स मिल जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। एग्जाम नजदीक है, एक तो जो अननेसेसरी की एंजाइटी है उससे बच के रहिएगा, वो आपका जो स्कोर है उसको डाउन कर देगी, आपकी तैयारी खराब कर देगी। पहली बार ये जनरल स्टडीज का एग्जाम हो रहा है, इसलिए आप निश्चिंत होके सिर्फ टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लीजिए, या आप अपने लेवल से सेल्फ स्टडी करते हैं तो सिलेबस फॉलो कीजिए। पढ़ कितना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना रिवीजन कर रहे हैं वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रिवीजन पे फोकस रखिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आप कॉन्फिडेंटली तैयारी करते हैं तो। थैंक यू।